नमस्कार दोस्तों, 24 सितंबर 2021 के डेली द हिंदू एडिटोरियल डिस्कशन में आपका स्वागत है। देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स डिस्कस करूंगा। 4 इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स मैं आज आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। 4 ही इंपॉर्टेंट है। एक आर्टिकल है मेकिंग डिपार्टमेंट्स स्मार्ट फर्स्ट। देखिए, ई गवर्नेंस मतलब इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस, मतलब ओवरऑल हर चीज इलेक्ट्रॉनिकली आप ऑपरेट कर रहे हो, कुछ भी यहाँ पे मैनुअल नहीं है। तो कुल मिला के एक्चुअली में जो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स, जो हमारे स्टेट गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स, जो हमारी लोकल गवर्नमेंट्स ऑपरेट करती हैं ग्राउंड लेवल पे, उनको स्मार्ट बनाने के लिए उनको डिजिटलाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसके लिए एक तो डिजिटल लिटरेसी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लस ग्राउंड लेवल पे जो लोग काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट में जो फंक्शनरीज काम कर रहे हैं, उनके अंदर एक जील होना कि वो डिजिटल सिस्टम्स को अडॉप्ट करें, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसमें एक सिटीजन सेंट्रिसिटी वाला एंगल भी होना चाहिए। तो इन सब चीज़ों के बारे में यहाँ पे आर्टिकल में बात की है। इस आर्टिकल को देखेंगे, एक दो छोटे एग्जाम्पल से, 2-3 स्पेसिफिक पॉइंट्स जो कि मुझे इंपॉर्टेंट लगे और थोड़ा यूनिक लगे, क्योंकि इसके बारे में ज़्यादा बात हुई नहीं है। फिर एक आर्टिकल है नीट से रिलेटेड। क्या नीट प्रिविलेज सच में प्रिविलेज्ड को सपोर्ट करता है? देखिए, नीट के बारे में इनफ बातें हम लोग कर चुके हैं और इस पर्टिकुलर आर्टिकल में वाद विवाद ज्यादा लग रहा है, कुछ कंक्रीट स्टैटिस्टिक्स उतने नहीं लग रहे हैं। बाकी नीट के बारे में मैंने बहुत कुछ आपको पहले बता रखा है पिछले कुछ दिनों में, अलग अलग आर्टिकल्स के थ्रू, एडिटोरियल्स के थ्रू, तो डेफिनेटली यहाँ पे मैं अलग से डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। फिर एक आर्टिकल में आपके साथ डिस्कस करूंगा वाइटल रिलीफ। कोविड-19 का जो डेथ कंपनसेशन है 50,000 रुपए देने का, भाई ये कितना यूजफुल है? इससे सरकार का कितने रुपए का खर्चा होगा? क्या इससे एक लॉन्ग टर्म आप कह सकते हैं सॉल्यूशन ढूंढा जा सकता है कोविड-19 से रिलेटेड स्ट्रेस का? उसके साथ साथ यहाँ पे जब आप ये वाइटल रिलीफ दोगे, ये 50,000 रुपए का एक्स ग्रेशिया असिस्टेंस दोगे, तो जिन लोगों के भी घर में कोविड की डेथ्स हुई हैं, उनको आसानी से ये असिस्टेंस मिले, इस बात को इंश्योर करना जरूरी है। किस प्रकार से इस असिस्टेंस को मिलने में लोगों को परेशानियां आ सकती हैं, क्योंकि आपको पता है कि कोविड से रिलेटेड डेथ्स पूरी तरीके से क्वांटिफाई नहीं हुई हैं। ज्यादातर केसेस में देखो, बहुत सारे केसेस में तो डेथ रिपोर्ट ही नहीं होती है, और जहां पे रिपोर्ट हुई भी, वहां पे डॉक्टर ने बोल दिया कि किसी और कॉम्प्लिकेशन की वजह से हुई। अब जैसे फॉर एग्जांपल किसी पर्टिकुलर पर्सन को बहुत हैवी शुगर है या कोई और बीमारी है और उसको कोविड ने पकड़ लिया, उसकी मृत्यु हो जाती है, तो पहले तो वो जी रहा था ना, बाद में कोविड के पकड़ने से उसकी मृत्यु हुई, तो टेक्निकली ये कोविड डेथ होनी चाहिए, बट उसको कोविड डेथ नहीं दिखाया जाता, उसको दूसरे कॉम्प्लिकेशन वाली डेथ दिखा दिया जाता है। और ऐसे केसेस में फिर इन लोगों को कंपनसेशन भी नहीं मिलेगा। तो इन सब चीजों के रिस्पेक्ट में अगर आप 50,000 रुपए का फाइनेंशियल रिलीफ लेके आ रहे हो, तो ये फाइनेंशियल रिलीफ हर नीडी पर्सन को मिलना चाहिए। तो एक इस पर्टिकुलर आर्टिकल को देखेंगे। फिर ये ऑकस ग्रुपिंग, ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएस की जो ये सिक्योरिटी पैक्ट हुआ है, जिसके चलते यूएसए न्यूक्लियर सबमरीन्स प्रोवाइड करेगा ऑस्ट्रेलिया को, ये इंडिया के फेवर में बताया जा रहा है। काफी हद तक एंटी चाइना बताया जा रहा है, ये सब हमने बात की। लेकिन कुछ ऐसे फैसेट्स भी हैं जिसके चलते इंडिया बहुत ज्यादा खुश नहीं है ऑकस को लेके, इंडिया बहुत ज्यादा वोकल नहीं है ऑकस को लेके, क्योंकि ऑकस को लेके इंडिया के जो डायरेक्ट फायदे हैं वो बहुत कम है। हम जैसे नॉर्मल लोग जो हैं, जो हर बेसिस पे न्यूज देखते हैं, न्यूज मीडिया चैनल वाले चिल्ला रहे हैं कि अमेरिका ने कर दिया चाइना को बर्बाद, भैया बड़े मैं ये सबमरीन प्रोवाइड की जाएंगे ऑस्ट्रेलिया को, ठीक है, डेफिनेटली यहाँ पे एक एंटी चाइना स्टेप है, लेकिन इसका इंडिया को कितना फायदा होने वाला है डायरेक्टली, और इंडिया को कितना ज्यादा नुकसान होने वाला है, इस बात को एसेस करना जरूरी है। फायदे की बात की जाए इंडिया पे, तो चाइना पे डेफिनेटली इंटरनेशनल प्रेशर पड़ेगा, लेकिन इंडिया का कोई डायरेक्ट फायदा नहीं है। ओके, तो इंडिया के एंगल से फायदा और क्या नुकसान है इस ऑकस का इंडिया को, इसको समझने की कोशिश करेंगे। जी हाँ, इंडिया को इससे नुकसान भी हो सकता है। कैसे हो सकता है ये मैं आपको इस आर्टिकल में बताऊंगा। नेक्स्ट बात करेंगे क्लाइमेट चेंज नैरेटिव दैट इंडिया कैन स्टीयर। देखिए, अब ग्लासगो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 26 होने वाली है इसी साल के एंड पे, तो ऑब्वियस सी बात है अब इससे रिलेटेड बहुत से आर्टिकल्स यहाँ पे आएंगे। एनवायरमेंटल और इकोलॉजी से रिलेटेड बहुत से टॉपिक्स आपके सामने आएंगे, ये वाला टॉपिक भी आने वाला है, तो इस पर्टिकुलर आर्टिकल को देखेंगे। तो ये 4 आर्टिकल्स हम लोग आज की डेट में डिस्कस करने वाले हैं। अपने मेंबर्स का स्वागत कर लेते हैं, देखते हैं हमको किसने ज्वाइन किया है। तो न्यू शाइन क्लासेस ने हमको ज्वाइन किया है। न्यू शाइन क्लासेस का ये सेकंड मंथ एज ए मेंबर, वेलकम बैक न्यू शाइन क्लासेस। नावेद खान ने हमको ज्वाइन किया, नावेद खान का ये सेकंड मंथ एज ए मेंबर, वेलकम बैक नावेद। अंशुमन सिंह 07 ने हमको ज्वाइन किया है। द लून राइडर ने हमको ज्वाइन किया है। देबशीष बनर्जी ने हमको ज्वाइन किया, देबशीष बनर्जी का सेकंड मंथ एज ए मेंबर, वेलकम बैक देबशीष। आशीष संधू ने हमको ज्वाइन किया, आशीष संधू का सेकंड मंथ एज ए मेंबर, वेलकम बैक आशीष। सो न्यू शाइन क्लासेस सेकंड मंथ एज ए मेंबर, नावेद खान सेकंड मंथ एज ए मेंबर। नावेद के तो मुझे अक्सर कर हर ही वीडियो पे कमेंट दिख जाते हैं। वैसे तो मुझे बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर कि मेरे भी तो कमेंट है, आप नाम नहीं लेते। देखिए, आप हो सकता है कमेंट करते हो, बट कुछ ऐसे हैं जैसे कि नावेद हो गया, महिमा हो गई, और मेरे बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो कि ऑलमोस्ट हर वीडियो पे कमेंट करते हैं। तो
उससे वीडियो का एंगेजमेंट बढ़ता है, तो दैट इज ऑल्सो हेल्पफुल। देन अंशुमन सिंह ने हमको ज्वाइन किया है, लोन राइडर, डेबशीज बनर्जी सेकंड मंथ एंड आशीष संधू सेकंड मंथ। वेलकम यू ऑल गाइज एंड गर्ल्स फॉर ज्वाइनिंग, थैंक यू सो मच फॉर द कंसिस्टेंट सपोर्ट। तो भाई अब शुरुआत करते हैं अपने आज के इस डिस्कशन से। पहला आर्टिकल हम कौन सा डिस्कस करेंगे, द क्लाइमेट चेंज नैरेटिव दैट इंडिया कैन स्टीयर। मतलब वो कौन सा क्लाइमेट चेंज नैरेटिव है जिसको इंडिया को स्टीयर करना चाहिए। स्टीयर होता है ना कि भाई आपका शिप और शिप के आगे जो व्हील पकड़े आदमी खड़ा होता है, जो कि ये देखता है कि शिप भाई किस तरफ जाएगा, तो उसको बोलते हैं स्टीयरिंग द शिप। तो मतलब एक प्रकार से वो शिप का लीडर है और जिस तरफ शिप जाएगा वो उसको लीड करके लेके जा रहा है। तो इंडिया यहाँ पे इस क्लाइमेट टॉक्स को किस तरफ लीड करके लेके जा सकता है उसके बारे में यहाँ पे बात की गई। और इसके ऊपर ग्लासगो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 26 में वैसे भी डिस्कशन होने वाला है। अब हुआ ये कि रिसेंटली 8 सितंबर को एक सेमिनार ऑर्गेनाइज किया गया एक थिंक टैंक के द्वारा, और वहां पे जो हमारे आर.के. सिंह साहब हैं, यूनियन मिनिस्टर ऑफ पावर, न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला एनवायरमेंट इज समथिंग वी आर ट्रस्टीज ऑफ एंड वी हैव टू लीव बिहाइंड अ बेटर एनवायरमेंट फॉर आवर चिल्ड्रन एंड ग्रेट ग्रैंड चिल्ड्रन। चलिए अच्छी बात है, मतलब कि हम ट्रस्टी हैं, एनवायरमेंट एक दौलत है और उस दौलत को देखने के लिए, उस दौलत का ध्यान रखने के लिए ह्यूमैनिटी को, मतलब हमको, आदमियों को, लोगों को, ह्यूमन बींग्स को ट्रस्टी बनाया गया है। आदमी और औरत दोनों बोलना चाहिए, मुझे ह्यूमैनिटी बोलना चाहिए, मतलब इससे मुझे वो कहते ना वुमेन राइट्स का आप कह सकते हो अपोजर ना समझ लेना, ठीक है। तो ये बोला आपके आर.के. सिंह साहब ने। फिर एक रीसेंट रिपोर्ट आई है अभी, असेसमेंट ऑफ क्लाइमेट चेंज ओवर द इंडियन ओशन रीजन। ये रिपोर्ट किसने रिलीज की, MOES ने, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज ने रिपोर्ट रिलीज की। इस रिपोर्ट ने बताया है कि 1901 से लेकर 2018 तक इंडिया का जो टेम्परेचर है वो 0.7 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ गया है। तो मतलब जो हमारे लॉ मेकर से बेसिकली कॉन्ट्रास्ट यहाँ पे स्थापित करने की कोशिश की जा रही है। हमारे मिनिस्टर्स बोल रहे हैं कि हम, हमारे लिए एनवायरनमेंट कितना इंपॉर्टेंट है, और एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम जब एनवायरमेंटल स्टैटिस्टिक्स देखे जाते हैं तो हमारी हालत बहुत खराब है। फिर अगर हम 2010 से लेकर 2019 का डिकेड देखते हैं तो इट इज वन ऑफ द हॉटेस्ट इन हिस्ट्री। यहाँ पे जो मीन टेम्परेचर था वो 0.36 डिग्री सेंटीग्रेड एवरेज से ज्यादा था। जी हाँ, 2010 से लेकर 2019 में जो भी टेम्परेचर रिपोर्ट किए हैं, दे आर 0.36 डिग्री वार्मर देन द एवरेज। और इससे क्या पता चल रहा है कि भाई ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, परमानेंट टेम्परेचर चेंजेस हो रहे हैं, जो हीट वेव्स है वो पूरी दुनिया में बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। और इसकी एक वजह क्या है, ग्रीन हाउस गैस एमिशन। ज्यादा ग्रीन हाउस गैस एमिशन होने की वजह से ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, और ग्लोबल वार्मिंग होगी तो हीट वेव्स आएंगी ही आएंगी। जब नोवेल कोरोना वायरस का पैंडेमिक हुआ था तब ऐसा बोला गया कि मदर अर्थ इज हीलिंग, सब कुछ रुक गया था, ग्रीन हाउस गैस एमिशंस रुक गए थे, तो ऐसा लगा कि एनवायरमेंट को रिक्यूपरेट होने का टाइम मिल गया। लेकिन अब फिर से लॉकडाउन खुल रहा है, फिर से ग्रीन हाउस गैस एमिशन शुरू हो चुके हैं, फिर से एनवायरमेंट तबाह होना शुरू हो गया। तो बहुत परमानेंट इम्पैक्ट नहीं हुआ। हमने जब ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को टेम्परेली रोका, और वो अनइंटेंशनली रोका, जब आपका कोरोना का लॉकडाउन लगा तो सबको लगा कि थोड़ा बहुत यहाँ पे मदर हेल्थ हील हो जाएगी, लेकिन उतना हील हुई नहीं। इससे एक बात तो क्लियर हो गई कि अगर आपको अर्थ में लॉन्ग टर्म चेंजेस लाने हैं, इकोलॉजिकल बैलेंस सही करना है, तो लॉन्ग टर्म में आपको स्ट्रैटेजी लेके चलनी पड़ेगी। लॉन्ग टर्म में ग्रीन हाउस गैस एमिशंस कम करना पड़ेगा। शॉर्ट टर्म में कुछ भी होने वाला नहीं है अगर आप मान लो ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को रोक भी देते हो तो। अब खास बात यह है कि इन ग्रीन हाउस गैस एमिशंस और इन इससे जो रिजल्टेंट एयर पॉल्यूशन होता है, इसके प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर से लोगों की जान तो जाती है, साथ साथ ये जो हीट है, जो गर्मी है, इस गर्मी के साथ जब आपका प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर होगा तब भी पब्लिक हेल्थ पे बात आएगी। क्योंकि ज्यादा गर्मी में ज्यादा कीटाणु पलते हैं, वो कीटाणु आपको ज्यादा परेशान करेंगे। आपकी हेल्थ पर्सपेक्टिव से भी ज्यादा गर्मी देखिए अच्छी होती नहीं है। और मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज का असेसमेंट ये भी बोलता है कि इंडिया में इस सेंचुरी में 4.4 डिग्री सेंटीग्रेड का भी टेम्परेचर राइज हो सकता है। सोचिए, पेरिस एग्रीमेंट में कोशिश की जा रही है 2 डिग्री सेंटीग्रेड और प्रेफरेबली 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक हम अपने टेम्परेचर राइज को रोक लें। और मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज का असेसमेंट बोलता है कि इस सेंचुरी के एंड तक 2100 तक इंडिया में 4.4 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ सकता है। दिस विल बी फैटल फॉर मैनकाइंड। ठीक है ना, इंटरस्टेलर जैसे हालात आ जाएंगे, आदमी के पास खाने की चीजें नहीं होंगी, पौधे उगेंगे नहीं, बिल्कुल ही बर्बादी मच जाएगी। अभी इंडिया में बहुत सारे डिवास्टेटिंग क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड इवेंट्स देखने को मिल रहे हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल पिछले 2 सालों में इंडिया हैज सफर्ड 2 ऑफ द 10 मोस्ट एक्सपेंसिव क्लाइमेट डिजास्टर्स। अब तक के इंडिया के जो सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाले क्लाइमेट डिजास्टर्स हैं, उसमें से 2 सबसे महंगे डिजास्टर पिछले 2 साल में आए हैं। एक है सुपर साइक्लोन अम्फन, जिसने इंडिया को हिट किया 2020 में। यहां पे नुकसान हुआ कंट्री को $13 बिलियन का। ओके,
और ये तब हुआ जब इंडिया ऑलरेडी रिकवर कर रहा था जून अक्टूबर मानसून फ्लडिंग से। आपको पता होना चाहिए कि ये जो आपका 2019 और 2020 वाला साल था ना, इसमें जो मानसूनल रेनफॉल हुई वो अबव एवरेज हुई है। अबव एवरेज मानसूनल रेनफॉल के चलते अब हमारे सिटी सिस्टम्स प्रॉपर तरीके से तो बने नहीं है, हमारे अर्बन ड्रेनेज सिस्टम्स प्रॉपर तरीके से डेवलप है नहीं, तो जरूरत से ज्यादा जब पानी बरस जाता है तो फ्लड्स आ जाते हैं। तो जून अक्टूबर मानसून फ्लडिंग से हम वैसे परेशान हैं। इस जून अक्टूबर मानसून फ्लडिंग ने ऑलरेडी $10 बिलियन का नुकसान कर दिया था, 1600 लोगों की जान चली गई थी, और इससे हम लोग पूरी तरीके से रिकवर नहीं कर पाए कि सुपर साइक्लोन अम्फन आ गया। ओके, इस बार की जो मानसून मतलब 2019 की जो मानसून रेन थी, इट वाज द हैवीएस्ट मानसून रेन इन द लास्ट 25 इयर्स और वर्ल्ड की 7th कॉस्टलीस्ट। और इस साल की भी बात करो अगर आप 2021 की, तो इंडिया में 2 साइक्लोन्स ऑलरेडी आ चुके हैं। साइक्लोन तौक्तोई जो कि वेस्ट कोस्ट पे आया था, और साइक्लोन यास जो कि ईस्ट कोस्ट पे आया था। तो डेफिनेटली हमारे पास ये साइक्लोन्स जबरदस्त तरीके से बवाल मचा रहे हैं, तरखाट मचा रहे हैं, और ये इतनी जल्दी खत्म होने वाले नहीं है। आगे आने वाले समय में इनका जो नंबर है, इनकी जो इंटेंसिटी है वो बढ़ेगी। फिर यहाँ पे इंटरनल डिस्प्लेसमेंट मॉनिटरिंग सेंटर की बात की जा रही है। इसके हिसाब से ऐसा बोला जा रहा है कि जो इंडिया की इंटरनली डिस्प्लेस्ड पॉपुलेशन है, ये बढ़ रही है डैमेजिंग क्लाइमेट इवेंट्स की वजह से। जब देखेंगे कि केदारनाथ फ्लड्स आएगा 2013 में, तो बहुत हैवी बारिश होगी उस इलाकों में, हायर रीचेस ऑफ उत्तराखंड में, तो वहाँ पे लोग अपने घर छोड़ के भागने लगेंगे। तो ऐसे लोग कौन सी पॉपुलेशन में आएंगे? इंटरनली डिस्प्लेस्ड पॉपुलेशन में आएंगे। 2050 तक ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इंडिया में जो रेनफॉल है वो 6% से बढ़ जाएगी, और जो टेम्परेचर है वो 1.6 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ेगा, 1.6 डिग्री सेंटीग्रेड से। खास बात यह है कि अगर आप तो 1990 से लेकर 2016 तक का डाटा देखते हैं, तो इंडिया कोस्टल इरोजन की वजह से 235 स्क्वायर किलोमीटर खो चुका है। क्यों? क्योंकि भाई क्लाइमेट चेंज इंड्यूस्ड सी लेवल राइज हुआ है, लैंड इरोजन हुआ है, और ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आए हैं। तो इन सब का कंबाइंड इफेक्ट है कि फ्रॉम 1990 टू 2016 इंडिया हैज लॉस्ट कोस्टल टेरिटरी ऑफ 235 स्क्वायर किलोमीटर्स। इसमें समुंदर आके डोमिनेट हो चुका है। फिर इसके बाद कुछ और स्पेसिफिक डाटा को देखते हैं। अबाउट 3.6 मिलियन आउट ऑफ 170 मिलियन लिविंग इन कोस्टल एरियाज वर डिस्प्लेस्ड बिटवीन 2008 एंड 2018। 2008 से लेकर 2018 तक 117 करोड़ में से 36 लाख लोग जो कि कोस्टल इलाके में रह रहे थे, दे वर बीइंग डिस्प्लेस्ड। इसमें कोस्टल इरोजन, साइक्लोन सबने अपना अपना एक मेजर रोल प्ले किया होगा। और रीसेंट फिगर्स और अलार्मिंग है। ऐसा सुनने में आया कि साइक्लोन इम्फन की वजह से 2020 में अकेले को 39 लाख लोग डिस्प्लेस हुए हैं। 3.9 मिलियन पीपल वर डिस्प्लेस्ड इन 2020 अलोन, मोस्टली ड्यू टू साइक्लोन इम्फन। तो 2020 का टोटल फिगर डिस्प्लेसमेंट का 3.9 मिलियन, जिसमें से मैक्सिमम इंटरनल डिस्प्लेसमेंट हुआ साइक्लोन इम्फन की वजह से। इंडिया के डेक्कन प्लेटू की बात की जाए तो अगर 1876 से लेकर अब तक की अगर आप बात करो, तो टोटल सीवियर ड्रॉट्स आए हैं 17, जिसमें से 8 तो केवल 21वीं शताब्दी में आए। ओके, इंटरनल डिस्प्लेसमेंट के लिए अगर आपको कहीं एग्जाम्पल कोट करना हो, तो आप कोट कर सकते हैं कि महाराष्ट्र और कर्नाटका, जो कि डेक्कन प्लेट्यू के बिल्कुल हार्ट में, बिल्कुल बीच में पड़ते हैं। यहाँ पे आप देखोगे कि 2019 में एक्यूट वाटर क्राइसिस है, जो फैमिलीज अपने घर छोड़ के चली गई। महाराष्ट्र स्टेट की जो बीद डिस्ट्रिक्ट है, इसमें हथकरवाड़ी नाम का एक विलेज है। पहले यहाँ पे 2000 लोग रहा करते थे, अब यहाँ पे केवल 10 से 15 फैमिलीज बची हुई हैं। तो ये सब बहुत विजिबल इम्पैक्ट्स हैं ड्रॉट्स के पूरी दुनिया भर में, जो कि हमको देखने को मिल रहा है। इंडिया की स्पेसिफिक यहाँ पे खैर चलिए बात हो रही है, वैसे तो पूरी दुनिया में इम्पैक्ट है, बट इंडिया स्पेसिफिक डाटा यहाँ पे काफी आपको मिल जा रहा है, जो कि आप अपने नोट्स में इनकॉर्पोरेट कर सकते हो। अब बात आती है क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स की। सबसे पहले तो आप मुझे नीचे बताओ कि क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स कौन निकालता है, कौन रिलीज करता है? टेल मी इन द कमेंट बॉक्स बिलो। अब 2020 का जो क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स निकल के आया, इसमें इंडिया टॉप 10 में था फॉर द सेकंड ईयर इन रो। मतलब कहीं ना कहीं क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स के रिस्पेक्ट में हम लोग काम कर रहे हैं। सवाल उठता है हम क्या काम कर रहे हैं? तो भाई हम लोग सोलर एनर्जी को बहुत तेजी से डिप्लॉय कर रहे हैं, हम लोग क्लाइमेट रेजिलिएंट इनिशिएटिव्स को प्रमोट कर रहे हैं, ठीक है, ग्रीन बॉन्ड्स बहुत सारे रिलीज हो रहे हैं। मतलब सरकार अपनी तरफ से बहुत स्ट्रेस डाल रही है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स को हम लोग लेके आए। बट बात यह कि क्लाइमेट चेंज को अरेस्ट कर पाना अपने आप में बहुत मुश्किल काम है। इतनी जल्दी क्लाइमेट चेंज अरेस्ट नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि आज की डेट में अगर हम अपने ग्लोबल एमिशंस कम कर दें और अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स रेन्यूएबल एनर्जी से पूरी करने लगे तो कल ही ग्लोबल वार्मिंग रुक जाएगी। नहीं, ग्लोबल वार्मिंग के रीसेट का जो फिनोमेना है या जो रिवर्स का फिनोमेना है, इसको इनिशिएट होने में 5 से 6 साल लग जाएंगे। गॉट इट? तो अब इंडिया को सीसीपीआई की अच्छी परफॉर्मेंस कौन से बेसिस पे मिली है? तो भैया अगर आप देखो
यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो रेन्यूएबल एनर्जी है वहाँ पे इंडिया की परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं रही है, मीडियम रही है, लेकिन बाकी जितने भी सीसीपीआई के फील्ड्स हैं वहाँ पे इंडिया ने अच्छा परफॉर्म किया। अभी देखते हैं आगे। इंडिया की अगर बात की जाए तो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 21, जिसको आप पेरिस एग्रीमेंट भी बोलते हो, 2015 दिसंबर में जो हुआ था, इसने पूरी दुनिया के ऊपर ये ऑब्लिगेशन डाला कि भाई आप ग्लोबल वार्मिंग कम करो और नेशनली डिटरमिन्ड कॉन्ट्रीब्यूशंस को सबमिट करो। इंडिया के ऊपर भी प्रेशर पड़ा, इंडिया ने भी अपने नेशनली डिटरमिन्ड कॉन्ट्रीब्यूशन सबमिट किए। ये नेशनली डिटरमिन्ड कॉन्ट्रीब्यूशन, जिसको कभी कभी आईएनडीसी भी कहा जाता था, उस समय पे इसको इंटेंडेड कहा जाता था। अब क्या इंटेंडेड, अब तो काफी समय हो चुका है 2015 से। तो नेशनली डिटरमिन्ड कंट्रीब्यूशन की बात की जाए तो इंडिया ने बोला कि भैया हमारा जो गोल होगा एमिशंस इंटेंसिटी ऑफ जीडीपी को रिड्यूस करने का, वो होगा 33 to 35%। तो पर जीडीपी हम जितना एमिशन कर रहे हैं, पर यूनिट जीडीपी हम जितना भी एमिशन कर रहे हैं, उसको हम 33 से 35% कम करेंगे, इंडिया ने ये बोला। फिर इंडिया ने ये बोला कि भाई 2030 तक इंडिया में जितनी भी इलेक्ट्रिकल पावर कैपेसिटी जनरेट हो रही होगी उसकी 40% रेन्यूएबल एनर्जी होगी। और हमने ये सारे इनिशिएटिव्स ठीक तरीके से टेकअप किए हैं। ओवरऑल ऑलमोस्ट हम इनको कंप्लीट कर लेंगे, इनफैक्ट इनसे ज़्यादा ही कंप्लीट कर लेंगे। मैं आपको एक बात बता दूं, नेशनली डिटरमिन्ड कंट्रीब्यूशन की ये 2 पॉइंट्स हमेशा याद रखिएगा। रिड्यूसिंग एमिशंस इंटेंसिटी ऑफ जीडीपी बाय 33 to 35% और रेन्यूएबल बेस्ड इंस्टॉलेशन 2030 तक 40%। और ये इसको आप एग्जाम में कोट कर सकते हो, ठीक है ना। कि अगर मान लो ऐसा कोई क्वेश्चन आता है कि भैया इंडिया ने क्या क्लाइमेट कमिटमेंट्स किए हैं, इंडिया कितना सीरियस है अपने क्लाइमेट कमिटमेंट्स के लिए, तो क्लाइमेट कमिटमेंट्स में एनडीसी जरूर लिख देना इंडिया के। फिर एक और जो क्लाइमेट कमिटमेंट है इंडिया का, जिसके बेसिस पे इंडिया इंटरनेशनल स्टेज पे रेन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट करने की बात कर रहा है, वो है इंटरनेशनल सोलर अलायंस। इंडिया ने फ्रांस के साथ मिलकर कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 21 2015 में को फाउंड किया था इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जो कि कॉलिशन है 120 कंट्रीज का, जहां पे सोलर रिच रिसोर्सेज है। और ये बोला गया कि $1 ट्रिलियन की इन्वेस्टमेंट्स को मोबिलाइज किया जाएगा सोलर एनर्जी में। ओके, तो इन सब चीजों को करने के बाद भी क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स के अंदर जो रेन्यूएबल एनर्जी वाला हेड है, वहां पे इंडिया को अच्छी रैंकिंग नहीं दी गई है। तो सबसे खास बात यहाँ पे ये है कि क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्सेस कौन से बेसिस पे निकाले जा रहे हैं, इनका असेसमेंट कौन से बेसिस पे बोला जा रहा है, अगर उनको इंडिया को गंदी रैंकिंग देनी है इन सारे स्टेप्स के बावजूद। फिर आगे क्या बताया जा रहा है कि भाई देखिए, experts agree India can achieve 2 degree centigrade target of COP15 Copenhagen in 2009, but it observes that the country is not fully compliant with the Paris Agreement's long-term temperature goal of NDCs and there are still risks of falling short of 2 degree centigrade goal। मतलब कहने का मतलब ये है कि भले ही हमने 2009 में ही इस सब चीजों की बात कर ली थी, 2009 में कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 15 हुआ था, 2015 में कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 21 हुआ था, और अब कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 26 होने वाला है, कहाँ पे, ग्लासगो में। तो 2009 से ये बातचीत चल रही है कि भाई इंडिया को अपने ग्लोबल वार्मिंग के टारगेट को 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे रखना है। लेकिन बात यह है कि इंडिया को और यहाँ पे कमिट करना पड़ेगा, क्योंकि अभी की जो नेशनली डिटरमिन्ड कॉन्ट्रीब्यूशन कमिट किए हैं इंडिया ने, उन कॉन्ट्रीब्यूशंस के बेसिस पे इंडिया का जो 2 डिग्री सेंटीग्रेड तक अपनी ग्लोबल वार्मिंग को रिस्ट्रिक्ट करने वाला गोल है, वो हो सकता है पूरा ना हो सकता है इंडिया की ग्लोबल वार्मिंग 2 डिग्री सेंटीग्रेड को क्रॉस कर जाए, ऐसा यहाँ पे बताया जा रहा है। तो अभी के लिए अगर आप देखो तो पेरिस एग्रीमेंट का ये जो एनडीसी टारगेट है इंडिया का, इसको पूरा करने के लिए इंडिया को 25 से 30 मिलियन हेक्टेयर ऑफ फॉरेस्ट कवर और बनाना पड़ेगा 2030 तक। आप समझिए, अभी के लिए इंडिया का जो भी फॉरेस्ट कवर है 21%, 23%, इसका आप कह लो कि 1/3 और, तो मतलब कि अगर 23% है इंडिया का फॉरेस्ट कवर, तो 23% का 1/3 कितना हो जाएगा, लगभग 7 से 8%। तो टोटल हमारे फॉरेस्ट कवर को हमको 30% तक लेके जाना है 2030 तक, जिसके लिए हमको 25 मिलियन से लेके 30 मिलियन हेक्टेयर्स ऑफ एक्स्ट्रा लैंड को फॉरेस्ट कवर के अंदर लाना पड़ेगा। 2.5 करोड़ हेक्टेयर से 3 करोड़ हेक्टेयर्स ऑफ लैंड, ये देखिए लिटरली थोड़ा इम्पॉसिबल लग रहा है। तो यहाँ पे इंटरनेशनल कंट्रीज का ये बोलना है कि इंडिया अपने एनडीसी टारगेट्स को पूरा नहीं कर पाएगा। इंडिया बोल रहा है कि हम एसेंस में अपने एनडीसी टारगेट्स को पूरा कर देंगे, इनफैक्ट उनको हम ओवर अचीव कर लेंगे, उनको हम आराम से क्रॉस कर देंगे। अब कितना हो पाएगा कितना नहीं हो पाएगा वो तो 2030 तक पता चलेगा। देखिए, ये जो 2030 तक 40% एनर्जी रेन्यूएबल एनर्जी से क्रिएट करने वाली बात है, ये तो लग रहा है कि हम पूरा कर लेंगे, लेकिन एमिशंस इंटेंसिटी को 33 से 35% कम करना, ये करना इंडिया के लिए थोड़ा मुश्किल है। ये करना इंडिया के लिए थोड़ा डिफीटिंग हो जाएगा, क्योंकि देखिए नेचुरली हमने हिस्ट्री में ज़्यादा ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन किया नहीं है, तो टेक्निकली हमें इस समय पे परमिशन मिलनी चाहिए कि हम ज़्यादा ग्रीन हाउस गैस एमिट कर पाएँ और अपना डेवलपमेंट कर पाएँ, लेकिन डेवलप्ड कंट्रीज हमको ऐसा करने नहीं दे रही हैं। ये जो ग्लासगो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 26 है,
ये इंडिया को और बाकी दुनिया को एक फिर से मौका देता है कि यहाँ पे नेशनली डिटरमिन्ड कॉन्ट्रीब्यूशंस को अमेंड किया जा सकता है कंट्रीज की ज़रूरत के हिसाब से, और कंट्रीज की हिस्टोरिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी के हिसाब से इसको अमेंड किया जा सकता है। इंडिया की बात की जाए तो इंडिया चाइना को ओवरटेक कर लेगा 2027 में एज द मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री, और एज द मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री हमारे पर कैपिटा एमिशंस बहुत कम है, और इसी पर कैपिटा एमिशंस के बेसिस पे हमें ज़्यादा जो ग्रीन हाउस गैस स्पेस बचा है उसका एलोकेशन अपने आप को लेना है। उसके साथ साथ हमको और काम भी करना है ग्रीन एनर्जी को लाने के लिए, क्लाइमेट रेजिलिएंट इनिशिएटिव्स को लाने के लिए, ग्लोबल वार्मिंग को अरेस्ट करने के लिए। तो अच्छी अच्छी बातें यहाँ पे बता रखी हैं। नेक्स्ट बात करते हैं अनदर ग्रुपिंग। ऑकस रिप्रेजेंट्स बोथ चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज फॉर इंडिया एज अ क्वाड मेंबर। देखिए यहाँ पे क्या बताया जा रहा है। ये जो व्यू पॉइंट है शुरुआत में तो देखिए रिपीटेड सा है, एंड में थोड़ा एक यूनिक व्यू पॉइंट दिया गया है। अगर आप ऑकस की बात करो, नई आपके साथ तो मिलिट्री सिक्योरिटी पैक्ट है ऑस्ट्रेलिया यूएस यूके के बीच में। अब खास बात यहाँ पे ये है कि वैसे तो दुनिया भर के एक्सपर्ट्स का ये बोलना है और बहुत सारे लोगों का बोलना है कि ठीक है ये पैक्ट एंटी चाइना है तो ओवरऑल इंडो पैसिफिक को मोर इंक्लूसिव और ओपन बनाएगा, तो इंडिया के लिए फायदेमंद है। लेकिन इंडिया ने इस अनाउंसमेंट को वेलकम नहीं किया। ऐसा क्यों है? फॉरेन सेक्रेटरी हर्ष श्रृंगला साहब ने बोला है कि ऑकस को लॉन्च किया गया है अ वीक बिफोर फर्स्ट इन पर्सन समिट ऑफ द लीडर्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया इंडिया जापान यूएस। देखिए क्वाड की मीटिंग होने वाली थी, और क्वाड की मीटिंग से जस्ट एक हफ्ते पहले ये ऑकस लॉन्च कर दिया गया। इस ऑकस में ऑस्ट्रेलिया यूके यूएस है, तो हो सकता है कि यूएस का ऐसा टारगेट हो कि ऑकस और क्वाड को एक जैसा करके दिखा देंगे। इंडिया ने बोला ये सही नहीं है। इंडिया ने बोला कि ये जो क्वाड ग्रुप है ये सिर्फ एक मिलिट्री ग्रुप नहीं है। क्वाड की डेफिनेटली एक रिस्पॉन्सिबिलिटी सिक्योरिटी है, ओवरऑल इंडो पैसिफिक की सिक्योरिटी, अलग अलग नेशंस की सिक्योरिटी, जिसमें अगर मिलिट्री कॉपरेशन भी करना पड़े तो हम करेंगे। मालाबार नेवल एक्सरसाइजेज होती हैं। लेकिन क्वाड से जस्ट पहले इस ऑकस ग्रुप को लेके आना जो कि स्पेसिफिकली एक मिलिट्री सिक्योरिटी पैक्ट है, ये सही नहीं है। दिस इज नॉट राइट। यहाँ पे चाइना और ईरान तो देखो ऑकस को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, वो तो क्रिटिसाइज करेंगे ही बहुत हद तक। जिस भी इनिशिएटिव में यूएस इन्वॉल्व है, और वो तो दिख ही रहा है कि साफ साफ एंटी चाइना है, और ईरान के साथ भी नहीं बनती यूएस की, तो चाइना और ईरान तो अपोज करने ही वाले हैं इसको। खास बात यहाँ पे ये है कि इंडिया का डायरेक्ट फायदा नहीं हो रहा है। जी हाँ, एज एन इंडियन हमको ये समझना पड़ेगा। अगर ये न्यूक्लियर सबमरीन की टेक्नोलॉजी इंडिया को मिलती, और क्या लगता है कि इंडिया ने पहले इस न्यूक्लियर सबमरीन की टेक्नोलॉजी को यूएस से मांगा नहीं होगा? डेफिनेटली मांगा होगा, बट इस प्रकार की टेक्नोलॉजी यूएस जैसी कंट्रीज जल्दी देती नहीं है। तो कुल मिला के इंडिया को तो ये टेक्नोलॉजी मिली नहीं है, ये टेक्नोलॉजी गई है ऑस्ट्रेलिया के पास। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस पर्टिकुलर डील के थ्रू ओवरऑल यूएस अपनी इंटरनेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी को दिखाने की कोशिश कर रहा है कि देखो इंडो पैसिफिक में हम चीजें इंक्लूसिव कर रहे हैं, हम अपने पार्टनर्स को स्ट्रेंथन कर रहे हैं। लेकिन इंडिया को यहाँ पे सीधा सीधा फायदा नहीं हुआ। इंडिया के कुछ ऐसे दोस्त हैं जो कि यहाँ पे बहुत हर्ट हुए, जैसे फॉर एग्जांपल आपका फ्रांस ने बोला है कि हमारे साथ बैक स्टैबिंग की गई है, हमारी न्यूक्लियर सबमरीन वाली डील को, मतलब डीजल सबमरीन वाली डील को कैंसिल किया गया। तो न्यू दिल्ली में मोदी जी, हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जयशंकर साहब, उन्होंने फ्रेंच काउंटर पार्ट से बातचीत करी। फ्रांस ने अपने एम्बेसडर्स को यूएस और ऑस्ट्रेलिया से वापस बुला लिया था। उन्होंने बोला कि यूके ने और बिना किसी यूरोपियन अलायंस को बताए हुए ये डील यहाँ पे साइन कर ली गई। तो कुल मिला के ओवरऑल अगर आप देखो तो फ्रांस के रिश्ते थोड़े बहुत किसके साथ, यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन और ब्रिटेन के प्रेसिडेंट के साथ बिगड़ते नजर आ रहे हैं, कुछ हद तक ऑस्ट्रेलिया के साथ भी बिगड़ते नजर आ रहे हैं। अब इसका हम फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। अब ऑकस के साथ अगर हम एक लिमिट से ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं तो फ्रांस से हमारी दोस्ती खराब हो सकती है। फ्रांस ने हमको रफाल जेट्स दिए, आगे आने वाले समय में हो सकता है कि फ्रांस हमको न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन की भी अपनी टेक्नोलॉजी दे दे, और जितनी डाइवर्स टेक्नोलॉजी हमारे पास होगी उतनी ही अच्छी हम अपनी न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन बना पाएंगे। तो खास बात यह है कि ऑकस को एक लिमिट से ज्यादा इंडिया का सपोर्ट देना सही नहीं, क्योंकि फ्रांस नाराज हो सकता है। एक तो ये बात हो गई। दूसरा, इंडिया क्वाड में इन्वॉल्व है, और जो क्वाड का एजेंडा है वो ये है कि इंडो पैसिफिक रीजन को फ्री रखना है, ओपन रखना है, इंक्लूसिव रखना है। किसी भी पर्टिकुलर कंट्री की बादशाहत और गुंडागर्दी यहाँ पे नहीं चलेगी। तो मैरीटाइम एक्सरसाइजेस, सिक्योरिटी एफर्ट्स, कोविड-19 पे कॉपरेशन, क्लाइमेट चेंज, क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज पे कॉपरेशन, बिल्डिंग्स, रेजिलिएंट सप्लाई चेन, ये सब क्या है? ये सब टारगेट है क्वाड के। वहीं पे जब आप ऑकस की बात करोगे तो ऑकस के थ्रू अमेरिका क्या सिग्नल देने की कोशिश कर रहा है? 3 सिग्नल देने की कोशिश कर रहा है। पहला सिग्नल, अमेरिका इज बैक आफ्टर 4 ईयर ऑफ रिट्रेंचमेंट ऑन ग्लोबल इश्यूज। मतलब ये जो डोनाल्ड ट्रंप के समय पे बाकी देशों को मदद ना देने वाली पॉलिसी थी डोनाल्ड ट्रंप की,
जहाँ पे वियतनाम जैसी कंट्रीज, फिलीपींस जैसी कंट्रीज, ऑस्ट्रेलिया जैसी कंट्रीज अपने आप को सेग्रीगेटेड समझ रही थी, सेक्लूडेड समझ रही थी, चाइना के खिलाफ डरा हुआ समझ रही थी, तो अमेरिका ये बोल रहा है कि भैया हम अपने एटीट्यूड को बदल रहे हैं और हम अपनी जो पार्टनर्स हैं उनके साथ कंक्लूसिवली इंटरैक्ट करेंगे। दूसरा एक यहाँ पे लॉजिक ये निकल के आता है कि अमेरिका इज एज इंगेज्ड विद इट्स इंडो पैसिफिक फ्लैंक एज इट इज विद ट्रांस अटलांटिक फ्लैंक। तो अटलांटिक ओशन को क्रॉस करके अगर आप जाते हो यूएस के ईस्ट कोस्ट से तो आप पहुंच जाओगे यूरोप। तो यूरोप के साथ तो अमेरिका इन्वॉल्व हो ही रहा है, लेकिन अगर अमेरिका के वेस्टर्न कोस्ट से आप पैसिफिक ओशन क्रॉस करके जाते हो तो पहले चाइना, उसके साउथ में ये पूरा का पूरा साउथ ईस्ट चाइना के आसपास की कंट्रीज, और थोड़ा और आगे चले जाओगे तो इंडियन ओशन आ जाएगा। तो जितना ट्रांस अटलांटिक फ्लैंक में यूरोप के साथ इन्वॉल्व करता है यूएसए, उतना ही ट्रांस पैसिफिक फ्लैंक में भी इन्वॉल्व होगा। ये यहाँ पे यूएस एक मैसेज दे रहा है। दूसरा, फेलो डेमोक्रेसीज के साथ अच्छे रिश्ते बना के रखना। तो ऑस्ट्रेलिया एक फेलो डेमोक्रेसी है। तो ये तो यूएस के सिग्नल्स हो गए। इंडिया की यहाँ पे परेशानी क्या है? देखिए, इंडिया की परेशानी काफी है। सबसे पहली बात तो इस डील के अनाउंसमेंट का टाइम। आप क्वाड लीडर्स की मीटिंग होने वाली है और उससे जस्ट पहले, एक हफ्ते पहले आप ऑकस की अनाउंसमेंट कर रहे हो, तो इससे क्वाड के ऊपर से फोकस चला जाएगा, या फिर शायद यूएसए डेफिनेटली यहाँ पे क्वाड के साथ ऑकस को जोड़ के एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी अरेंजमेंट दिखाने की कोशिश कर रहा हो। लेकिन ये इंडिया के फेवर में नहीं है। इंडिया यहाँ पे सीधे सीधे चाइना के साथ पंगेबाजी नहीं करना चाहता है। इंडिया अपनी इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे, अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ पे काम करना पड़ता है। हमें स्ट्रांग बनना है, ताकतवर बनना है, वन ऑफ द बिगेस्ट इकोनॉमी बनना है। और यूएस सिर्फ हमें स्ट्रांग नहीं बना रहा है, यूएस अपने और पचड़ों में इन्वॉल्व है। वो यूएस पूरे इंडो पैसिफिक में घूम घूम के सबको थोड़ा थोड़ा पपलू बांट के चाइना को पीछे ढकेलना चाहता है। इंडिया का कंसर्न ये है कि हमें जेन्युइनली हेल्प करो, हमें जेन्युइनली स्ट्रांग करो। और उस जेन्युइनली हेल्प में ऑकस पूरी तरीके से मदद नहीं कर रहा है, क्योंकि सबसे पहले तो ऑकस क्वाड की इंपॉर्टेंस को कम करेगा। अगर ऑकस जैसे सिक्योरिटी पैक्ट्स बनेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वाड की इंपॉर्टेंस कम होगी, और इंडिया क्वाड को एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉरेन पॉलिसी अरेंजमेंट मांग रहा है। दूसरी बात यहाँ पे ये है कि इंडिया के वेस्टर्न फ्लैंक पे ऑलरेडी बहुत टर्बुलेंस है। इंडिया नहीं चाहता कि ईस्टर्न फ्लैंक पे यहाँ पे भी टर्बुलेंस है। अब आप बोलोगे ये क्या लॉजिक है सर? लॉजिक ये है कि मान लीजिए ये रहा आपका इंडिया का नक्शा। अभी इंडिया के वेस्ट में आपका पाकिस्तान और इसके इस तरफ अफगानिस्तान। अभी पाकिस्तान अफगानिस्तान का क्या बवाल चल रहा है आपको पता ही है, ठीक है ना? पाकिस्तान लगातार हमारे यहाँ टेररिस्ट भेजता है, अफगानिस्तान में टेरर नेटवर्क्स प्रोलिफरेट कर रहे हैं। तो इसके चलते वेस्टर्न फ्लैंक में ऑलरेडी इंस्टेबिलिटी है, इंडिया को उसके साथ भी टैकल करना है। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम अगर ईस्टर्न फ्लैंक में इंडोनेशिया, उसके नीचे चले जाओ ऑस्ट्रेलिया, साउदर्न हेमिस्फीयर में, यहाँ पे अगर मान लो न्यूक्लियर पावर सबमरीन आ जाती है ऑस्ट्रेलिया के पास, तो क्या लगता है कि चाइना जैसी कंट्री शांत बैठेंगी? चाइना जैसी कंट्री शांत नहीं बैठेंगी, वो और अपनी नेवी पे खर्च करेंगी पैसा। हो सकता है कि चाइना की फिर न्यूक्लियर पावर सबमरीन ऑस्ट्रेलिया की एक्टिविटीज को चेक करने के लिए इंडियन ओशन में घूमती नजर आए, और ये इंडिया को पसंद नहीं आएगा। इंडिया जबरदस्ती एक नया फ्रंट नहीं खोलना चाहता है। इंडिया के नॉर्थ वेस्ट में और वेस्टर्न डोमेन में वैसे ही टर्बुलेंस है, प्रॉब्लम्स हैं, तो इंडिया अपने ईस्टर्न जोन में ज्यादा टर्बुलेंस और प्रॉब्लम्स नहीं लाना चाहता। अब अगर ऑस्ट्रेलिया को न्यूक्लियर सबमरीन्स प्रोवाइड करेगा यूएसए, तो चाइना नाराज होगा। हो सकता है चाइना अपनी पेट्रोलिंग स्ट्रेट ऑफ मलक्का और ये जो आपका इंडियन ओशन वाला इलाका है, ईस्टर्न इंडियन ओशन, बे ऑफ बंगाल वाले इलाके में बढ़ा दे, और ये इंडिया को पसंद नहीं आएगा। सो दिस इज वन रीजन कि ऑकस को यहाँ पे पूरी तरीके से वेलकम नहीं कर रहा है इंडिया। तो ऑकस को बहुत हद तक प्रो इंडिया दिखाया गया, लेकिन उतना प्रो इंडिया हमारी भारत सरकार इसको नहीं समझती है। क्यों नहीं समझती है, ये इस पर्टिकुलर आर्टिकल पे मैंने आपको समझा दिया। नेक्स्ट बात करते हैं वाइटल रिलीफ। द कोर्ट मीडिएटेड डिसीजन फॉर कोविड-19 डेथ कंपनसेशन विल हेल्प द पुअरेस्ट। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत असर्टिवनेस दिखाई है। केंद्र की सरकार ऐसा करना नहीं चाहती थी, बट फाइनली ऐसा हो गया। वो फैमिलीज जिनके घर में किसी की मृत्यु हुई है कोविड-19 की वजह से, उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाएगा 50,000 रुपए का। जब भी वो नेसेसरी डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे, जिसके थ्रू वो इस प्रूफ को सबमिट करेंगे कि हाँ भाई उनकी फैमिली में किसी की मृत्यु हुई है कोविड-19 की वजह से, सो दे विल बी गिवन 50,000 रुपीज एज एक्स ग्राशिया फाइनेंशियल रिसीट। अब ये एक अच्छी बात है। इसका बेस क्या है? तो सेक्शन 12 ऑफ द डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, ये मैंने आपको कल करंट अफेयर्स में बताया था। कुछ न्यूज होती है जो कि करंट अफेयर्स में भी आती है और एडिटोरियल में भी आती है। वो न्यूज इंपॉर्टेंट होती है और उस न्यूज के कुछ इंपॉर्टेंट फाइनल पॉइंट्स आपको लिखने। पहली बात तो उस न्यूज को समझना है। एडिटोरियल बहुत हद तक हमको समझने में मदद करता है। कुछ हद तक एडिटोरियल में नोट्स भी बनते हैं, करंट अफेयर्स की वीडियो में ज्यादातर नोट्स बनते हैं, और ये दोनों वीडियो मैं आपसे बोलता हूँ कि आप देखो। तो आप देखोगे कि पैंडेमिक का इम्पैक्ट बहुत बड़ा था। यहाँ पे अगर आप सिर्फ 50,000 रुपए की कंपनसेशन की बात करो तो 50,000 रुपए यहाँ पे पैंडेमिक के दुख को नहीं भुला सकते।
लेकिन पैंडेमिक के बाद जो फाइनेंशियल इंपैक्ट आया ना लोगों पे, लोगों की कमर टूट गई है, तो कम से कम उनको एक टेम्पररी रिलीफ की जरूरत है। तो कुछ हद तक ये टोकन सम जो है 50,000 रुपए का, वो फैमिलीज को सपोर्ट दे सकता है। कम से कम कुछ समय के लिए उनके खाने पीने की परेशानियां, इस प्रकार की बेसिक चीजों की प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो सकती है। अगर इनको 50,000 मिल सकता है, ये 3-4 साल तक अपना खाना पीना चला सकते हैं। जी हाँ, गरीब आदमी 50,000 रुपए में, गरीब फैमिली 50,000 रुपए में कई साल अपना खाना चला लेगी, खाना पीना। और एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम वो अपने आप को काबिल बनने की कोशिश करेंगे, ओवर द कोर्स ऑफ टाइम वो सही हो जाएंगे। लेकिन तब तक कम से कम 50,000 का कंपनसेशन दे दो, इट विल डेफिनेटली हेल्प। खास बात यह कि जो कोरोना का पेंडेमिक है ना, इतना बड़ा स्काउच था, इतना बड़ा झटका था, ऐसा झटका लिविंग मेमोरी में बहुत दिन से देखने को मिला नहीं है। भाई टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ लाइफ चली गई यहाँ पे 18 महीनों के अंदर। क्रॉनिक और इनविजिबल मॉर्टेलिटी यहाँ पे देखने को मिली है। खास बात यह कि इंडिया में मौतें होती हैं डिजीज की वजह से, रोड ट्रैफिक इंसिडेंट्स की वजह से बहुत मौतें होती हैं। वो साइलेंट मौतें होती हैं, वो उतनी नजर नहीं आती हैं। लेकिन कोरोना का पेंडेमिक तो ऐसा नजर आया और इसने इतनी प्रॉब्लम क्रिएट की जिसकी कोई सीमा नहीं है। एज ऑफ 13 सितंबर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने रिकॉर्ड किए हैं 4,45,768 कोविड डेथ्स और 3,35,31,498 कंफर्म्ड केसेस। अब अगर आप इस डेथ के फिगर के हिसाब से 50,000 की कंपनसेशन की बात करो, तो टोटल सरकार की जेब से पैसा कितना निकल जाएगा? 2,300 करोड़ रुपीस। ये जो रिलीफ अमाउंट प्रपोज किया गया है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के द्वारा, ये किस में से दिया जाएगा? स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड में से दिया जाएगा। ओके, अगर आप देखो तो स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड एक डेडिकेटेड फैसिलिटी है नोटिफाइड डिजास्टर्स के लिए, और कोविड-19 एक नोटिफाइड डिजास्टर है। तो सेक्शन 12 ऑफ द डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के हिसाब से स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड से पैसा निकाल के देना चाहिए किसको? अफेक्टेड लोगों को। एनडीएमए से सुप्रीम कोर्ट ने बोला था, बताओ कितना पैसे दे? एनडीएमए ने बताया 50,000 रुपए। अब बात आती है कि भाई 50,000 रुपए यहाँ पे देने हैं, लेकिन अगर 50,000 रुपए यहाँ पे देने हैं तो आप कैसे दोगे? अब बहुत सारे स्टेट्स में फ्रेश ऑडिट्स कराए जा रहे हैं और फ्रेश रीसर्टिफिकेशन कराए जा रहे हैं। मॉर्टेलिटी नंबर्स को स्टेट्स कम रखना चाहते हैं। स्टेट्स अपनी कोरोना के पैंडेमिक की परफॉर्मेंस को अच्छा दिखाने के लिए कोरोना से होने वाली डेथ्स के नंबर को कम दिखाना चाहते हैं। अब डेथ तो देखो हुई है, लेकिन फैक्ट्स को ट्वीक करके किसी एक डेथ को कोरोना की डेथ ना दिखा के ओवरऑल अपने कोरोना डेथ के नंबर को अगर आप कम करने की कोशिश करोगे, तो इसमें होगा ये कि जो 50,000 रुपए का कंपनसेशन कुछ डिजर्विंग लोगों को मिलना है, वो उनको मिल नहीं पाएगा। गॉट इट? बहुत सारे केसेस में स्टेट्स का ये भी बोलना है कि भाई लोगों की मृत्यु कोमॉर्बिडिटी की वजह से हुई है, कोविड की वजह से नहीं हुई। जैसा कि मैंने आपको बताया कि किसी को बहुत सीवियर कोई बीमारी है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है, डायबिटीज है, उसको कोरोना ने पकड़ लिया, उसकी अनफॉर्चुनेटली मृत्यु हो गई। तो यहाँ पे उस बीमारी की वजह से मृत्यु कई बार दिखा दी जाती है, जबकि एक्चुअल में बीमारी की वजह से नहीं, कोविड-19 से जो उसकी इम्यूनिटी कमजोर हुई उसकी वजह से उसकी मृत्यु हुई। तो इन सब चीजों को यहाँ पे पॉइंट आउट करने की जरूरत है, अंडर काउंटिंग को अवॉइड करने की जरूरत है, और जो भी लोगों की मृत्यु में कोविड-19 थोड़ा भी रोल प्ले करता है, वहां पे उनको एक्स ग्राशिया पेमेंट को प्रॉपर तरीके से देने की जरूरत है। खास बात यह कि जो एक्स ग्राशिया पेमेंट का कंपनसेशन है, इसको प्रॉपर तरीके से इंप्लीमेंट करना, आगे आने वाले फ्यूचर केसेस में पैसे को ठीक तरीके से डिस्पर्स करना, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। इलेक्ट्रॉनिकली लोग अपने क्लेम्स को फाइल करें और उन क्लेम्स को प्रॉपर तरीके से और समय पे प्रोसेस कर दिया जाए। किसी जेन्युइन बंदे और किसी डिजर्विंग बंदे का पैसा यहाँ पे ना मारा जाए। ओके, अब खास बात यह है कि मेडिकल सर्टिफिकेशन ऑफ द कॉज ऑफ डेथ यहाँ पे कोविड-19 होना चाहिए, और बहुत सारे केसेस में मेडिकल सर्टिफिकेशन में कॉज ऑफ डेथ कोविड-19 नहीं है, कोई दूसरी आप कह सकते हैं कि डिजीज है। और ऑलरेडी बहुत सारा लिटिगेशन यहाँ पे शुरू हो चुका है। बहुत से केसेस में डेथ की वजह कोविड-19 नहीं बताई गई है, कुछ और बताई गई, जबकि फैमिलीज जुडिशियली लड़ रही है कि नहीं भाई डेथ की वजह कोविड-19 है। और जब ये 50,000 रुपए का कंपनसेशन की बात आ गई है, तो यहाँ पे लिटिगेशन और बढ़ जाएगा। जिनके घर में सच में कोविड-19 से रिलेटेड डेथ हुई थी, वो पहले तो रिपोर्ट नहीं कर रहे थे, ज्यादा उन्होंने किसी को नहीं बताया, लेकिन जब अब उनको पता चलेगा कि 50,000 कंपनसेशन मिल रहा है, तब डेफिनेटली वो जाके डेथ को एज अ कोविड-19 क्लेम करने की कोशिश करेंगे। तो उसमें से जो जेन्युइन केसेस है, उनकी रिक्वेस्ट मानने की जरूरत है, उनको अर्जेंट बेसिस पे पैसा देने की जरूरत है। ये सब बातें यहाँ पे बताई जा रही है। फिर आगे आने वाले समय में भी कोविड-19 को ऑन पार लेना है विद साइक्लोन्स, मेजर एक्सीडेंट्स, बिल्डिंग कोलैप्सेस, इंडस्ट्रियल मिसशिप्स, ये सब यहाँ पे बोला गया है। अगर आप देखो तो जब भी कोई मेजर एक्सीडेंट होता है, साइक्लोन्स होता है, बिल्डिंग कोलैप्स होती है, इंडस्ट्रियल मिसशिप्स होता है, तो प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड से डेथ के लिए 2 लाख रुपए सैंक्शन होता है और सीरियस इंजरी के लिए 50,000 रुपए सैंक्शन होता है। और कोविड-19 की डेथ के लिए आप 50,000 सैंक्शन कर रहे हो, तो ये गलत है। अगर बाकी डिजास्टर्स के लिए, जो साइक्लोन, मेजर एक्सीडेंट जैसे डिजास्टर्स हैं,
बिल्डिंग कोलैप्सेस हैं, इंडस्ट्रियल मिशअप्स हैं, अगर इसमें डेथ के लिए कंपनसेशन 2 लाख दिया जाता है तो कोविड-19 में भी डेथ के लिए कंपनसेशन आप 2 लाख दे सकते हो, वहां पे 50,000 क्यों दे रहे हो? तो ये सब बातें यहाँ पे बताई गई हैं। ओके, तो रिस्क इंश्योरेंस फॉर डिजास्टर्स, मैं आपको एक बात क्लियर कट बता देता हूं, सेंट्रल गवर्नमेंट शुरुआत से इस बात को अवॉइड कर रही है। सेंट्रल गवर्नमेंट सिर्फ कोविड-19 के डेथ के बेसिस पे कंपनसेशन नहीं देना चाहती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट को फोर्स कर रहा है, आप दो सुप्रीम कोर्ट में जो रेट पिटीशन पहुंची है उसके हिसाब से। तो अब यहाँ पे चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने सेंटर को मजबूर कर दिया है कि पर डेथ आपको 50,000 रुपए देना पड़ेगा, तो सेंट्रल गवर्नमेंट दे तो देगी, बट डेफिनेटली नंबर ऑफ डेथ्स को हो सकता है यहाँ पे कम करने की कोशिश की जाए। और नंबर ऑफ डेथ्स को कम करना केवल सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में नहीं है, बहुत हद तक यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट का भी एक रोल होता है। ग्राउंड लेवल पे जो स्टेट के हॉस्पिटल्स होते हैं वो डेथ को सर्टिफाई करते हैं। तो कभी कभी जो स्टेट के जो हॉस्पिटल्स है, कभी कभी क्या, ज्यादातर केसेस में ये भी डेथ्स के नंबर को कम दिखाने की कोशिश करते हैं, रीजन कंपनसेशन कम देना पड़े और ओवरऑल अगले इलेक्शन में वोट मांग सको। जो कि अगले इलेक्शन में वोट मांगने जाओगे और कोरोना की वजह से डेथ ज्यादा होंगी तो फिर क्या जवाब दोगे? लोग वोट ही नहीं देंगे आपको। विजय रूपानी को भी तो इस वजह से क्रिटिसाइज किया गया था, पुष्कर सिंह धामी को भी तो उत्तराखंड में इस वजह से क्रिटिसाइज किया गया था कि उनको कोरोना की हैंडलिंग अच्छी नहीं थी। ठीक है, और फाइनल आर्टिकल पहुंच जाते हैं, मेकिंग डिपार्टमेंट स्मार्ट। ई-गवर्नेंस होल्ड्स द प्रॉमिस ऑफ इंप्रूविंग लोकल गवर्नेंस बट ओनली इफ वी पे अटेंशन टू द बेसिक्स। देखिए ये बहुत सिंपल सा आर्टिकल है, बहुत बेसिक से पॉइंट यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा, ज्यादा कुछ देखिए है नहीं। जैसे जैसे इंडिया में अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है वैसे वैसे इफेक्टिव गवर्नेंस और सर्विस डिलीवरी को लोगों तक पहुंचाना बहुत ज्यादा जरूरी है। अभी गवर्नेंस और सर्विस डिलीवरी मेजर बेसिस पे कौन करता है? तो सिटी गवर्नमेंट्स करती हैं, अर्बन लोकल गवर्नमेंट्स करती हैं, रूरल इलाकों में रूरल लोकल गवर्नमेंट्स करती हैं। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत अर्बन लोकल गवर्नमेंट्स के कंटेक्स्ट में बात की जा रही है। अगर आप स्मार्ट सिटी बनाना चाहते हो, स्मार्ट सिटी जहां पे लोगों के रहने का तरीका मस्त हो, अच्छा हो, एक हाई क्वालिटी का हो, डेवलप्ड कंट्रीज के साथ टक्कर दे, तो आपको डिजिटल सिस्टम्स अडॉप्ट करने पड़ेंगे। डिजिटल सिस्टम्स अडॉप्ट करना जरूरी है और ये डिजिटल सिस्टम अडॉप्ट करने में लीड लेनी होगी लोकल सिटी गवर्नमेंट्स को। लोकल सिटी गवर्नमेंट्स, म्यूनिसिपैलिटीज, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, जैसे बॉम्बे में बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है, नवी मुंबई में नवी मुंबई म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है, दिल्ली में दिल्ली म्यूनिसिपैलिटी है। तो इस प्रकार के जो अर्बन लोकल बॉडीज हैं उनको डिजिटल सिस्टम्स को सोसाइटी के में और लोगों की लाइफ में इन्फ्यूज करना पड़ेगा और इन डिजिटल सिस्टम्स में धीरे धीरे करके हम इंप्रूव करके ओवरऑल सिटी के फंक्शनिंग को और अच्छा कर सकते हैं। स्मार्ट सिटी के अच्छा फंक्शन करने के लिए डाटा की जरूरत है, क्योंकि डाटा के आधार पे आप ये पता कर सकते हो कि कहाँ पे कौन सी चीज की जरूरत है और उस जरूरत के हिसाब से आप वहां पे अवेलेबिलिटी लेके आ सकते हो। तो सबसे रिलायबल तरीका है यहाँ पे स्मार्ट सिस्टम, क्योंकि ये स्मार्ट सिस्टम्स इस प्रकार का डाटा बाय डिफॉल्ट जनरेट करते हैं। हर चीज ऑनलाइन होगी, हर चीज आप प्रॉपर पाई चार्ट फ्लो चार्ट से एनालाइज कर सकते हो, किसी एक एक्सपर्ट को यहाँ पे हायर कर सकते हो एनालाइज करने के लिए। तो ऐसे केसेस में अगर रियल टाइम में डाटा डिजिटलाइज हो रहा है तो वो हमें डेफिनेटली मदद करेगा। और चूंकि सिटी लाइफ बहुत कॉम्प्लेक्स हो गई है, गवर्नेंस में इन्वॉल्वमेंट है ही यहाँ पे, मैनुअली अब काम देखिए हो नहीं सकता है, कागज पत्तल पे देखिए अब काम हो नहीं सकता है। इतनी बड़ी आबादी के लिए, इतनी कॉम्प्लेक्स फंक्शनिंग के लिए डिजिटलाइजेशन एक प्री रिक्विजिट बन ही जाता है। फिर खास बात यहाँ पे क्या बताई जा रही है, एक चीज और देखिए, जब भी आप लोगों के लिए ग्राउंड लेवल पे काम करते हो तो उसको आपको एक एज अ फंक्शन देखना है, एज अ डिपार्टमेंट नहीं देखना है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी कहीं पे सड़क टूट गई है तो सड़क बनवानी है, तो सड़क बनवाने के लिए क्या बोला जाएगा कि भाई जो आपका हाईवे डिपार्टमेंट है उसके पास चले जाओ, जो रोड ट्रांसपोर्ट वाला डिपार्टमेंट उसके पास चले जाओ। लेकिन केवल रोड ट्रांसपोर्ट वाला डिपार्टमेंट नहीं देखेगा, हाईवे रोड्स की मेंटेनेंस की अपने आप में एक फंक्शन है और इस फंक्शन में हर कोई इन्वॉल्व हो जाता है, चाहे वो रोड ट्रांसपोर्ट का डिपार्टमेंट हो, चाहे वो लोग हो, चाहे वो सिविल सोसाइटी हो। समझ गए? तो डेफिनेटली यहां पे जब भी आप ग्राउंड लेवल पे चीजों को सुधारने की कोशिश करते हो, चीजों को इंप्रूव करने की कोशिश करते हो, तो उस फंक्शन में बहुत सारी मल्टीपल एजेंसीज इन्वॉल्व हो जाती हैं और उन मल्टीपल एजेंसीज का साइमल्टेनियसली काम करना बहुत जरूरी होता है, सिंक्रोनाइज करना बहुत जरूरी होता है। और ये सिंक्रोनाइजेशन स्मार्ट सिटी के अंदर डिजिटलाइजेशन के थ्रू ही हो सकता है। सो दैट इज व्हाई डिजिटलाइजेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर यहाँ पे कुछ वही तरीके बताए गए कि व्हाट मेक्स अ डिपार्टमेंट स्मार्ट, एक डिपार्टमेंट स्मार्ट कैसे बनता है। तो रिसेंट एक व्हाइट पेपर रिलीज हुआ है जिसमें एक 5 लेवल फ्रेमवर्क दिया गया है डिपार्टमेंट को स्मार्ट बनाने के लिए। तो एक फंक्शन, डिपार्टमेंट या सिटी ई गवर्नेंस की अपनी जर्नी में कैसे अलग दिखती है, कैसे यूनिक दिखती है, इस बात को आप कैसे एसेस करोगे। तो भाई सबसे पहले तो हमको ये देखना पड़ेगा कि किस हद तक डिजिटल टेक्नोलॉजीज को आप 3 डोमेन्स में एसिमुलेट कर सकते हो। कौन कौन से 3 डोमेन्स? प्रोसेसेस, ह्यूमन रिसोर्सेज एंड सिटीजन सेंट्रिसिटी। तो इन 3 पर्टिकुलर डोमेन्स में आपको डिजिटल टेक्नोलॉजीज को एसिमुलेट करना है। पहला काम तो आपको ये करना है। फिर आपको
ई गवर्नेंस सिस्टम्स के थ्रू एक बिहेवियरल चेंज लेके आता है, लाना है। जो भी लोग लोकल गवर्नमेंट में काम कर रहे हैं उन लोकल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को रील के साथ पेन और पेपर मोड से डिजिटल टूल्स और सिस्टम्स की तरफ जाना ही पड़ेगा। ये पहला स्टेप है ई रिकॉर्ड करने का। अगर आप यही नहीं करोगे, सारे के सारे रिकॉर्ड आपके पेपर पे हैं और उनको आप बाद में डिजिटलाइज करते हो। देखिए, एक चीज ये होती है कि जब रिकॉर्ड आया आपने उस समय पे उसको डिजिटल सिस्टम्स में फीड कर लिया। दूसरी चीज ये होती है कि आपने काम को मैनुअली किया और उसको 2 से 3 साल बाद डिजिटलाइज कर दिया। लेकिन जब 2 से 3 साल बाद आप चीजों को डिजिटलाइज करोगे तो उसमें बहुत से एरर्स और बहुत से मैनिपुलेशन होते हैं। चीजों की डाटा एंट्री करते वक्त जो भी क्लर्क है या जो भी ऑफिसर वहां बैठ के कर रहा है उससे गलती हो सकती है, ह्यूमन एरर्स प्रोन है। लेकिन जब रियल टाइम में आप चीजों को डिजिटलाइज करते हो तो उस समय पर काम रनिंग होता है, तो रनिंग काम के समय पे जो भी एरर्स होते हैं वो पॉइंट आउट हो जाते हैं, जो भी गलतियां होती हैं वो सामने साफ साफ नजर हो जाती हैं। तो रियल टाइम में यहाँ पे डिजिटलाइजेशन करने की जरूरत है, ना कि डाटा एंट्री करने की जरूरत है कि पहले आपने काम को मैनुअली कर दिया और बाद में आप उसको डिजिटलाइज कर रहे हो। ये नहीं होना चाहिए। रियल टाइम डिजिटलाइजेशन यहाँ पे जरूरत है और इसके लिए यहाँ पे बहुत सारे इंसेंटिव्स लाने की जरूरत है। ओवरऑल एक इकोसिस्टम को बनाने की जरूरत है और उसके कुछ अच्छे एग्जाम्पल्स आंध्र प्रदेश में देखने को मिले हैं। आंध्र प्रदेश में जो अर्बन लोकल बॉडी के जो एम्प्लॉयज हैं उन्होंने ये बोला है कि हर हफ्ते में वो 11 घंटे बचा रहे हैं जब से उन्होंने डिजिटल सिस्टम्स को अडॉप्ट किया है। पहले उनको मैनुअली काम करना पड़ता था, अब ज्यादातर काम उनका डिजिटल सिस्टम्स कर देते हैं। तो इन नए डिजिटल टूल्स की मदद से, एडिक्वेट टेक्निकल सपोर्ट की मदद से ओवरऑल ये जो अर्बन लोकल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज हैं, अर्बन लोकल बॉडीज के एम्प्लॉयज हैं, पहले तो आप इनको ट्रेन करो। धीरे धीरे सिस्टम आपका रूरल लोकल बॉडीज में भी जाएगा और जैसे जैसे ये अर्बन लोकल बॉडीज और रूरल लोकल बॉडीज के जो ऑफिसर्स हैं वो काम करना सीख जाएंगे डिजिटल सेंस में, तो उसके बाद ऑटोमेटिकली डिजिटलाइजेशन सपोर्ट होगा। क्योंकि जब सरकार ही डिजिटल हो जाएगी तो लोगों को तो यहाँ पे डिजिटल होना ही पड़ेगा। इसलिए सरकार सबसे पहले अपने एम्प्लॉयज को और अपने ऑफिस में डिजिटलाइजेशन को इतने मेजर स्केल पे इंप्लीमेंट कर रही है। और इस सबका बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है? सिटीजन सेंट्रिसिटी। हर गवर्नेंस का जो अमेंडमेंट है, जो इंप्रूवमेंट है, वो इसलिए किया जा सकता है कि चीजें लोगों के लिए आसान की जा सके, सिटीजन के लिए हेल्पफुल की जा सके, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट में चीजों को इंप्रूव किया जा सके। और इसीलिए यहाँ पे डिजिटलाइजेशन को प्रमोट किया जा रहा है। तो डिजिटलाइजेशन क्यों प्रमोट किया जा रहा है, कैसे प्रमोट किया जा रहा है, ये हमने बता दिया। और हमने ये भी देखा कि इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है, वो है सिटीजन सेंट्रिसिटी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर फ्रेंड्स। आई होप आपको कुछ ना कुछ यूजफुल सीखने को मिला हो। ज्वाइन बटन दबा के हेल्प करिए अगर आप कर सकते हैं, दैट इज डेफिनेटली वेरी वेरी हेल्पफुल। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। हर चीज का लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। हैव अ ग्रेट डे, गुड बाय।